नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आप लोगों के समक्ष डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी जी की एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है गंगा मैया से साक्षात्कार। इसमें प्रस्तुत साक्षात्कार मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है। लेखक ने इसमें गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर व्यंग्य किया है। आज की ज्वलंत समस्याओं से विद्यार्थियों को अवगत यानी परिचित कराने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया है। देखिए, गंगा मैया एक पवित्र नदी है। साक्षात्कार यानी एक मुलाकात। ये पूरा समय पाठ जो है संवाद शैली में है। यहाँ पर एक कल्पनात्मक आधारित एक रचना है। यहाँ पर प्रश्न भी तो लेखक का ही है और उत्तर भी तो लेखक का है। मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही था। गंगा मैया के निज सचिव से 2 मास पूर्व ही समय ले चुका था। माँ मंदिर में विराज रही थी, चेहरे पर उदासी थी। मैंने जाकर माँ के चरण छुए। पास में ही एक मृगशाला पड़ी थी। मैं बैठ गया। प्रश्न लिखकर ले गया था। उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह भाव से दिया। पूरा इंटरव्यू प्रस्तुत है। देखिए, ये पूरे गद्य जो है संवाद शैली में है। लेखक जी किसी भी मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही थे। गंगा मैया के निजी सचिव यानी पर्सनल असिस्टेंट जो रहते, पीए जो कहते, उससे 2 मास पूर्व ही उन्होंने अपॉइंटमेंट ले चुका था, वो समय ले चुके थे। इसीलिए गंगा मैया से मुलाकात करने के लिए लेखक जी चले जाते। गंगा मैया मंदिर में विराजी थी, मतलब मंदिर में स्थित थी। चेहरे पर गंगा मैया के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। लेखक जाकर माँ की चरण छुए। पास में ही एक मृगशाला पड़ी थी। मृगशाला मतलब जो हिरण की खाल जो रहते ना, उसे क्या कहते हैं, मृगशाला कहते हैं। मृगशाला पड़ी थी, उसी को लेकर उसके ऊपर जो बड़े बड़े ऋषि मुनिया जो है उसके ऊपर जो बैठते थे, उसको जो क्या कहते हैं, मृगशाला कहते हैं। मृगशाला पड़ी थी, उसके ऊपर लेखक जी बैठ गए। तो प्रश्न लिखकर पहले ही तैयार करके गए थे, क्या क्या प्रश्न पूछना है, क्या क्या वो पूरा लिस्ट बनाकर लेकर गए थे। उन्होंने बड़े स्नेह भाव से पूछा और गंगा मैया ने बड़े स्नेह भाव से उससे उसका पूरा उत्तर दिया। लेखक ने क्या प्रश्न पूछा, गंगा मैया ने उसका क्या उत्तर दिया, पूरा इंटरव्यू आगे दिया गया है। पहला प्रश्न लेखक जी गंगा मैया के लिए। पहला प्रश्न, माता जी कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। पहला प्रश्न लेखक के द्वारा गंगा मैया के लिए। वो गंगा मैया से पूछते हैं, माता जी आप कुछ विशेषज्ञ कह रहे कि आप में भी तो प्रदूषण आया हुआ है, क्योंकि गंगा मैया एक पवित्र नदी है। उसकी एक बूंद पानी सोखते ही क्या होता है, पूरे जो हमारी मलिनता जो है, हमारा पाप जो है धुल जाता है। ऐसे पवित्र नदियों में भी तो प्रदूषण आ गया है। इसीलिए लेखक जी ने पहला प्रश्न गंगा मैया से पूछते कि कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी तो प्रदूषण प्रवेश हो गया है। उसका उत्तर देते हुए गंगा मैया कहती है कि वत्स, तुमने ठीक ही सुना है। मेरे स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि यह क्यों हो रहा है। उसका उत्तर देते हुए गंगा मैया कहती कि वत्स, जो भी तुमने सुना है बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन मेरे स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जैसे पवित्र नदी में भी तो प्रवेश मतलब प्रदूषण प्रवेश हो गया है। ये स्वयं मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो दूसरा प्रश्न गंगा मैया के लिए लेखक जी के द्वारा। वो पूछते कि आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाता है। आप तो इतने पवित्र नदियों में से एक है। आप में तो वो शक्ति है कि सारे पाप जो है धुल जाती है। आप में भी तो जो भी प्रदूषण है वो आप में आते ही, आपके समक्ष आते ही वो धुल जाता है, वो समाप्त हो जाता है। उसका उत्तर देते हुए गंगा माता कहती कि जो भी यह कहते हैं वो उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी है। तो उसका उत्तर देते हुए गंगा मैया कहती है, जो भी तुमसे यह कहा ना, वो उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान, आस्थावान मतलब संपूर्ण ज्ञान, उल्लू के संपूर्ण ज्ञान रखने वाला एक शिष्य है। इस तरह से उत्तर देती। प्रश्न, तब क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है, आप में प्रदूषण आने की क्या कारण हो सकती है। इस तरह से गंगा मैया से लेखक जी प्रश्न पूछते। तो उसके उत्तर देते हुए गंगा मैया कहती है, बस देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया है तो मैं कैसे बच सकती हूँ। देखिए, पूरे देश के वातावरण ही तो प्रदूषित हो गया है, तो मैं कैसे बच सकती हूँ। इस तरह से गंगा मैया कहती है। तो उसका वो प्रश्न पूछते हुए लेखक जी कहते हैं, आप ठीक कह रही है, चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ। आजकल जो चरित्र मतलब कैरेक्टर, हर एक मनुष्य के अंदर जो चरित्र रहते हैं ना, उसे चरित्र तो मनुष्य के अंदर नहीं है, वो तो संकट का विषय बन गया है और लोगों की चर्चा करने का एक विषय बना हुआ है। इस तरह से लेखक जी गंगा मैया से प्रश्न पूछते हैं। तो उसका उत्तर देती हुई गंगा मैया कहती है, बेटा मेरा वो अंग ही तो था। यह इसीलिए कह रही हूँ कि वो अब अतीत का विषय
अतीत का वस्तु हो गया। एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था। मैंने उसे डांडस बंधाया, किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद ही नहीं हुए। तो लेखक गंगा मैया लेखक जी से कहते हैं, बेटा चरित्र जो है ना वो मेरा ही एक अंग है। मैं तुमसे इसीलिए कह रही हूँ। तो आजकल चरित्र जो है मनुष्य के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, वो तो एक अतीत के वस्तु, अतीत मतलब पास्ट टेंस, वो तो अतीत के वस्तु बना हुआ है। वो चरित्र मेरे पास एक दिन मेरे पास आया था, बहुत दुखी था। मैंने उसे डांडस बंधाया, डांडस मतलब हिम्मत बांधा, हिम्मत दिया, लेकिन उसके आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हुए। देखिए ये सब जो है कल्पना आधारित है। वापस से लेखक जी गंगा मैया से प्रश्न पूछते, अब चरित्र भैया कहाँ है? तो फिर चरित्र भैया जो हर एक मनुष्य के अंदर रहने वाला है, वो तो आजकल मनुष्य के अंदर देखने के लिए नजर नहीं आता, वो तो अतीत का वस्तु बना हुआ है। तो आजकल चरित्र भैया कहाँ है? इस तरह से गंगा मैया से लेखक जी प्रश्न पूछते। तो उसके उत्तर देते हुए गंगा मैया कहती है, वो मुस्कुराती है, बेटा शब्दकोश में उसका नाम शेष है, शेष यानी बाकी है। उपदेशकों के प्रयोग में भी तो आ रहा है। मास्टर लोग भी छोटे कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो गंगा मैया उत्तर देती हुई मुस्कुराती है, वो कहती कि भैया बेटा चरित्र तो क्या हो गया है, सिर्फ शब्दकोश में, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, वहां पर आपको सिर्फ शेष यानी देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, उपदेशक, बड़े बड़े उपदेशक जो है जब उपदेश देते हैं तो तब इस चरित्र के शब्द का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मास्टर लोग जो है छोटे छोटे कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाते वक्त आपकी चरित्र इस तरह से होना चाहिए, आपको इस मार्ग में जाना चाहिए, नीति शिक्षा पढ़ाते वक्त विद्यार्थियों को पढ़ाते वक्त छोटे छोटे कक्षाओं के मास्टर लोग क्या करते हैं, चरित्र की उपयोग, शब्द की उपयोग करते हैं। इसके अलावा मनुष्य के अंदर वो बिल्कुल नहीं है, वो तो अतीत में चला गया। इस तरह से गंगा मैया लेखक जी को उत्तर देती है। तो दूसरा प्रश्न जो है गंगा मैया के लिए लेखक के द्वारा, वो पूछते हैं, चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? तो फिर चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटा दिया है? इस तरह से पूछते। उसका उत्तर देती हुई गंगा मैया कहती है, सेवा करने से चरित्र बनता है, सेवा रानी को भी मारकर जाने कहाँ भगा दिया। अब तो सब मेवा बटोरने में लग गए। सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परमो धर्म कहने लगे। तो गंगा मैया कहती है, बेटा सेवा करने से चरित्र बनता है। सेवा रानी को लोगों ने क्या किया है, आप कब को मारकर भगा दिया, अपने जीवन से अलग कर दिया है। पहले क्या था, दूसरों के लिए, हित के लिए, दूसरों के लिए सेवा सेवा करना, सहायता करना लोगों का धर्म था। आजकल लोग जो है, पहले क्या था, सेवा ही परम धर्म, सेवा को ही परम धर्म मानते थे। लेकिन उस स्थान पर आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मेवा, मेवा मतलब रिश्वत लेने में ही बटोरने लगे। जो अगर मैंने ये काम कर लिया उसके बदले में मुझे क्या मिल सकता है, इस तरह से मेवा बटोरने में ही सभी लग गए हैं। पहले क्या था, सेवा को ही परमो धर्म मानते थे, सर्वोच्च स्थान देते थे। लेकिन आजकल जो है मेवा यानी घूस लेने में, सब लोग रिश्वत लेने में ही लगे हुए हैं। इस तरह से कह रही है गंगा मैया। दूसरा प्रश्न लेखक के द्वारा गंगा मैया के लिए, माँ आप सच कह रही है, हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में बंग घुल गई है, तू ना कह मेरी और मैं ना कहूँ तेरी। तो आप बिल्कुल भी सच कह रही है माँ, हाल ही में एक राज्यपाल ने अपने भाव यानी अपने विचार व्यक्त किया कि एक कुएं में भंग घुल गया है। भंग मतलब एक नशीली पदार्थ है, वो घुल गया है। तो वो कहता है कि तू ये मेरा कुआं है, इस तरह से तू भी मत कहना और मैं भी नहीं कहूँगा, इस तरह से कह रहे। तो उसका उत्तर देते हुए गंगा मैया कहती कि बेटा सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं, वह तो स्वयं बोलता है। तुझे कैसा लगता है, व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जय का नारा लगाते हैं, तिलक चाप लगाते हैं और बाद में। तो लेखक गंगा मैया ने लेखक के प्रश्न के उत्तर देते हुए इस तरह से कहती है, बेटा सत्य तो निर्भय है, वो किसी की से डरता नहीं है, वो तो अपने आप बोलता है, वो तो स्वयं बोलता है। तुझे कैसा लगता होगा, देखो व्यापारी लोग क्या करते हैं, मेरे एक पवित्र नदी में आकर स्नान करते, गंगा मैया की जय हो इस तरह से जयकार लगाते, तिलक लगाते, छाप लगाते हैं, बाद में ऐसे कहने वाले थे। तो लेखक ने माँ की बात को काट कर अपना प्रश्न व्यक्त किया। वो कहने लगे कि माँ आप बिल्कुल मेरे मन की भावों को अभिव्यक्त दी है, अभिव्यक्त मतलब उजागर की है, प्रस्तुत की है। यहाँ असंगति क्यों है, ऐसी जो असंगतियाँ क्यों हो रही है? तब उस उत्तर देती हुई गंगा मैया कहती कि बेटा वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करे, कर्म यानी काम करे, मैं उनसे तार दूंगी मतलब रक्षा कर दूंगी। प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है। जनता को कष्ट देकर मेरी शरण आते हैं और मेरी निर्मल जल को मलिन करते हैं। बेटा वो लोग समझते हैं कि बड़े बड़े व्यापारी लोग जो है, जे कैसे काम करके, पाप कार्य करके वे मेरे
पवित्र नदी में आकर डुबकियां लगाने से, नहा लेने से मैं उन लोगों की रक्षा कर दूंगी, इस तरह करूंगी, इस तरह से वो लोग समझते हैं। प्रदूषण तो क्या हो गया है कि छुआछूत की रोग के जैसे फैल गया है। जनता को कष्ट देते हैं और कई सारे पाप कार्य करके मेरी शरण में आते हैं और मेरे निर्मल जल को, पवित्र जल को वो लोग मलिन करके चले जाते। इस तरह से गंगा मैया कहती। दूसरा प्रश्न लेखक के द्वारा गंगा मैया के लिए प्रश्न। हाँ माँ, अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं। तो गंगा मैया से लेकर जी कहते हैं, हाँ माँ, देश में लोग क्या हो रहे हैं कि धर्म को अपने जीवन से अलग करके रखा है। हर एक मनुष्य के अंदर पवित्रता आनी चाहिए, निर्मलता आनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है। वह तो जब तक गीता और धार्मिक ग्रंथों के अनुसरण आचरण नहीं करते, तब तक अपेक्षित अपेक्षित मतलब निरीक्षित सुधार नहीं हो सकता। यह कार्य को कैसे किया जाए? तो लेखक जी माँ गंगा मैया से वापस से प्रश्न पूछते हैं, हाँ माँ, अपने देश में लोगों ने क्या किया है? धर्म को अपने जीवन से अलग करके भगा दिया है। लोगों के हर एक मनुष्य के अंदर निर्मलता होनी चाहिए, पवित्रता आनी चाहिए, लेकिन आजकल तो वो बिल्कुल भी नहीं। जब तक हम लोग गीता यानी भगवत गीता ऐसे ही धार्मिक ग्रंथों की अनुसरण नहीं करते, आचरण नहीं करते, तब तक जो हम लोग चाहते हैं ऐसे जो अपेक्षाकृत सुधार मतलब जो हम चाहते हैं ऐसे सुधार तो नहीं हो सकता। यह कार्य कैसे होगा? इस तरह से लेकर जी गंगा मैया से प्रश्न पूछते। तो गंगा मैया उसका उत्तर देती हुए कहती कि बेटा, देख रही हूँ महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। इसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीति के बारे में तो गिरा अनयन नयन बिन बानी आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नगर पालिका के स्कूल के कक्षा 1 के बच्चे। तो गंगा मैया इसके उत्तर देती हुए, लेखक के प्रश्न के उत्तर देती हुए कहती कि बेटा, तुम देख रही हूँ आजकल क्या हो रहा है समाज में, महंगाई, हर चीज की दाम जो है दुगनी हो रही है, बढ़ रही है। रिश्वतखोरी, कोई भी काम ठीक तरह से नहीं होगा, बिना कोई रिश्वत के कोई भी काम नहीं हो रहा है। और पाशविकता, मनुष्य क्या कर रहा है कि मनुष्यत्व को भूलकर पशु की जैसे बर्ताव कर रहा है। मनुष्य के अंदर पाशविकता बढ़ रही है। इसका कोई अंत भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। और लोगों ने धर्म को भी नहीं छोड़ा। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर उन लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया। और राजनीतिक के लोग जो है इस तरह से आपस में लड़ते हैं कि उसकी लड़ाई को देखकर जो गिना अनयन नयन बिन बानी, एक दोहे है, गिना अनयन नयन बिन बानी, यानी जो अनमांद है, जन्मांध है, जन्म से जो अंधा है, ऐसे जो अंधा भी तो जो राजनीतिक के दलों में जो आपस में जो लड़ाई होती है वो देखकर जो जन्म से अंधा है वो भी तो उसके ऊपर हंस रहा है। वो लोग आपस में इस तरह से लड़ते हैं कि नगर पालिका के स्कूल की कक्षा के 1 बच्चे, मतलब वो लोग आपस में, नगर राजनीतिक के दल के लोग आपस में इस तरह से लड़ते हैं कि नगर पालिका जो कॉरपोरेशन स्कूल रहते ना, वहाँ की कक्षा 1 के फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे जिस तरह से आपस में लड़ते हैं, वैसे ही राजनीति के दल के लोग लड़ते हैं। उसकी लड़ाई को देखकर जो जन्मंद है वो भी तो हंस रहे। लेखक जी प्रश्न पूछते हैं, दल से दल लड़ते हैं, दलों में अंदर भी तो लड़ाई चलती रहती है जो दलदल पैदा करती है। तो गंगा मैया से लेखक जी कहते कि जो राजनीति के लोग, एक दल के दूसरे दल के लोग भी तो लड़ाई लड़ते हैं। एक ही दल में रहने वाले लोग भी तो आपस में मिलजुल कर नहीं रहते, उसमें भी तो लड़ाई होकर एक दलदल पैदा हुआ है। दलदल मतलब कीचड़ से भरा हुआ एक तालाब, छोटा सा कुआं रहता है। जो भी उसके अंदर डालते हैं तो ऊपर नहीं उभरते, वो नीचे ही खिसकता जाता है। ऐसे जो राज्य के दल के लोग जो है मतलब आपस में लड़कर एक दलदल पैदा कर दिया है। इस तरह से गंगा मैया से लेकर जी कहते। इसका उत्तर देती हुई गंगा मैया कहती है, बेटा, कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा कुर्सी का है। तो गंगा मैया कहती है, बेटा, जो राजकीय लोग जो है ना, लड़ने के कारण तो अलग अलग बताते हैं, लेकिन असली मुद्दा जो है, झगड़ा करने की असली कारण जो है कुर्सी का है। तो लेखक जी को शायद समझ में नहीं आया, इसलिए वो कहते कि कुर्सी तो बाजार में खूब उपलब्ध है, सस्ती और महंगी से महंगी। कुर्सी के लिए लड़ना, आपस में लड़ना क्यों है, लड़ाई क्यों करना है? कुर्सी तो बाजार में चले गए तो सस्ती से सस्ती भी मिल जाएगी और महंगी से महंगी खूब आपको मिल जाएगी। तो गंगा मैया हंसती हुई कहती कि बछड़ी के ताऊ, कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति, और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया। एक बार जबान पर चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये छिन जाए तो
व्यक्ति ऐसे भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता था। गंगा मैया लेखक की के जो कुर्सी के बारे में उसके जो बात सुनकर उसे हंसी आ जाती है, वो मुस्कुराती है और वो कहती कि बचिया के ताऊ, बचिया मतलब गाय के जो बछड़े रहते हैं उसको मतलब जितना मुग्ध रहते हैं उसे संबोधित करते हुए लेखक गंगा मैया कहती है तुम तो गाय के बच्चे के जैसे मुग्ध हो। कुर्सी से मेरा मतलब जो बाजार में मिलने वाली कुर्सी नहीं है, कुर्सी से मेरा मतलब है शक्ति। शक्ति माने वैभव, धन, दौलत, मान, सम्मान, ये उन सब से अधिकार से जुड़ा हुआ एक क्या है, कुर्सी है। लगता है तुम्हें कभी उसका स्वाद नहीं मिल पाया है। एक बार जो जो कुर्सी का जो अधिकार की स्वाद जुबान पर चढ़ जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जो एक अधिकार में रहने वाला व्यक्ति उसके हाथ से अधिकार छीन जाए तो उसे वापस से पाने के लिए उसके पीछे ऐसे भटकता है, ऐसे भागता है जैसे लैला मजनू के पीछे लगा 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 मतलब निरंतर घूमता था, निरंतर भागता था, वैसे ही भागता है। इस तरह से गंगा मैया ने कुर्सी के बारे में बताया है। अगला प्रश्न गंगा मैया के लिए लेखक जी के द्वारा, वो गंगा मैया से पूछते हैं आपने मेरी ज्ञान चक्षु खोल दिए। यह भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं। पता नहीं कहाँ तक सच है। तो गंगा मैया से लेखक जी कहते हैं आपने तो मेरी ज्ञान चक्षु मतलब ज्ञान की आंखें, चक्षु यानी आंखें, आपने तो मेरी ज्ञान की आंखें खोल दिए माँ। यह सुनने को मिल रहा है कि हमारे वंदनीय जो लोग हैं, जो हम लोग राजकीय लोगों को जनप्रतिनिधि के तौर पर जो हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं हमारे काम करने के लिए, तो उन लोगों ने डाकुओं से संबंध रखा है, मतलब डाकुओं से हाथ मिला लिया है। लेकिन पता नहीं ये कहाँ तक सच है, ये सुनने को आया है। इस तरह से लेखक जी कहते हैं। तब उसके उत्तर देते हुए गंगा मैया कहती है जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। तुम मेरे प्रदूषण की बात कर रहे हो। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। वह बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। तो गंगा मैया कहती कि जब वो मनुष्य अपने मानवीय मूल्यों को यानी मानवीय मूल्यों यानी अपनी वैल्यूज को, अपने मानवीय मूल्यों को ही अंतिम संस्कार किया जाता है तब यही परिणाम हो जाता है। तुम तो मेरी प्रदूषण होने की बात कर रहे थे ना, प्रदूषण आने के कारण पूछ रहे थे। तुम तो मेरे प्रदूषण की बात कर रहे हो। हाल ही में दक्षिण में बहने वाली कावेरी, कावेरी भी एक नदी का नाम है जो कर्नाटक में बहती है। कावेरी बहन मिली थी। वह बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने मनुष्य के संपर्क में जाते ही उन्होंने आत्महत्या कर लिया। तुम तो मेरी प्रदूषण की बात कर रहे हो ना। हाल ही में दक्षिण में बहने वाली कावेरी बहन मिली थी, कावेरी नदी मिली थी। वो कह रही थी कि एक सर्प मनुष्य के संपर्क में जाते ही आत्महत्या कर लिया। सर्प तो एक ऐसी विषय जंतु है जो काटने के बाद आसन मतलब जिंदा रहना मुश्किल है। ऐसे जो सर्प भी तो मनुष्य के संपर्क में जाते ही आत्महत्या कर लिया है, तो मनुष्य कितना गिरा हुआ है, कितने विषय जंतु है, ये सोचने की बात है। अगला प्रश्न लेखक के द्वारा गंगा मैया के लिए, सच माँ मनुष्य इतना क्यों गिर गया, इसका मैं समझ में नहीं आता। पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगे हैं। मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि जमीन ना मिलने पर एक सुपुत्र ने अपनी माँ को समय से पूर्व ही इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। तो सच कह रहे माँ, आपने मनुष्य इतना क्यों गिरा हुआ है, इसको उसकी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मनुष्य की इतनी गिरा हुआ हरकत देकर, मनुष्य के इतने कुकर्मों को देकर, प्रकृति में रहने वाले पशु पक्षी भी तो कुकर्म यानी बुरा काम देकर, प्रकृति में रहने वाले पशु पक्षी भी तो हंस रहे हैं मनुष्य को देखकर। मैंने स्वयं आज एक अखबार में पढ़ा था कि एक पुत्र ने अपने माँ को जमीन ना मिलने की वजह से उसे समय से पहले ही उसे मार दिया है। ऐसे क्यों हो रहे हैं माँ? इस तरह से गंगा मैया से लेखक जी प्रश्न पूछते। तो गंगा मैया कहती है बेटा, तुम देख रही हो हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहे। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। ये मेरे कैसे भक्त है कि अपने ही भाई बहनों को मौत की घाट उतार रहे। मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं क्या काफी नहीं है? तो गंगा मैया कहती कि बेटा, तुम देख रही हो हरिजनों पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है। मैंने तो अपने गोद में सभी लोगों को समान रूप से खिलाया। तुम उन्नत वर्ग के हो, निम्न वर्ग के हो, तुम गरीब हो, अमीर हो, इस तरह से बिना कोई भेदभाव के मैंने अपने गोद में सभी लोगों को समान रूप से खिलाया है, कभी भेदभाव नहीं किया है।
मेरे कैसे व्यक्ति है, मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि अपने ही भाई बहनों को मौत की घाट उतारने के लिए, मारने के लिए, छोटी थोड़ी सी जमीन जायदाद के लिए अपने ही भाई बहनों को मारने के लिए उतारू हो रहे हैं। ये कैसे मेरे वक्त है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सब सारे घटनाएं जो काफी नहीं है क्या, ये कम है क्या, इस तरह से गंगा मैया लेखक जी से कहते। लेखक जी गंगा मैया से कहते शायद उन्होंने जो समय दिया था उससे ज्यादा उन्होंने ले लिया है। इसीलिए लेखक जी अंतिम गंगा मैया से पूछते, क्षमा करो माँ, आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न का उत्तर दे दे, भविष्य में क्या संभव है। शायद लेखक ने, गंगा मैया ने जो भी समय दिया था उससे ज्यादा लेखक ने समय ले लिया था। इसीलिए माँ से क्षमा याचना करते हुए पूछते कि क्षमा कीजिए माँ, आपने जितना मुझे समय दिया था उससे मैंने ज्यादा समय आपसे ले लिया है। अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, अंतिम प्रश्न आपसे यह है कि भविष्य में क्या संभावनाएं है, भविष्य में मनुष्य की जो बर्ताव से कोई बदलाव आ सकता है क्या, इस तरह से पूछते। तो गंगा मैया उत्तर देती हुए कहती है, बेटा प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ऐसे पहले भी हुआ है। पतन की जब पराकाष्ठता होती है तब पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। तो गंगा मैया कहती है, बेटा प्रकृति सबसे सर्वशक्तिमान है, सबसे ज्यादा शक्तिमान है। ये पहले नहीं हुआ है, मनुष्य की जो कर्म जो है बढ़ रही है, ये पहले नहीं हुआ है, ये इससे पहले भी हुआ है। जब प्रकृति को लगने लगता है कि अब तो सहन नहीं हो सकता, अब तो बर्दाश्त करना मुश्किल है, जब प्रकृति को लगता है तो वो क्या करती, वो अपनी समतोलन करना, अपने बैलेंस करना अच्छी तरह से जानती है। तब क्या होता है कि पतन की जब पराकाष्ठता होती है, जब मनुष्य की जो पतन की ओर जा रहा है, अब तो पराकाष्ठ मतलब अब तो बर्दाश्त करना मुश्किल है, सहन करना मुश्किल है, उसकी चरम सीमा जो है वो लांघ चुके हैं मनुष्य के व्यवहार के कारण। जब प्रकृति को ऐसे लगने लगता है तब क्या होता है, पूरे जो जनरेशन जो है नाश हो जाता है और तभी पुनरुत्थान की किरणें फूटते। तो पूरे जनरेशन जो है पूरी तरह से नष्ट होके पुनरुत्थान, पुनरुत्पत्ति हो जाएगा। इस तरह से प्रकृति की सर्वशक्तिमान है, इस तरह से गंगा मैया उत्तर देती है। तो अंत में लेखक ने माँ को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करके वहां से चलते हैं। ये हो गई गंगा मैया से साक्षात्कार। अब प्रश्नोत्तर के बारे में देखेंगे। इस लेसन से आपको 4 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। एक एक शब्द वाक्य और वाक्यांश के, और दूसरा जो है 3 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। एक शब्द वाक्य और वाक्यांश के उत्तर लिखे। इसमें पहला प्रश्न जो है, लेखक ने किससे साक्षात्कार लिया था। साक्षात्कार मतलब मुलाकात किया था। गंगा मैया से उत्तर है, गंगा मैया से दूसरा प्रश्न, लेखक मकर संक्रांति के दिन कहाँ थे। लेखक मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में थे। तीसरा प्रश्न, माँ कहाँ विराज रही थी। माँ कहाँ विराज रही थी मतलब कहाँ स्थित थी। माँ मंदिर में विराज रही थी। फोर्थ क्वेश्चन, माँ के चेहरे पर क्या थी। माँ के चेहरे पर उदासी थी। पांचवा, किसका संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। चरित्र का संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। सिक्स क्वेश्चन, गंगा मैया ने सत्य को क्या कहा है। गंगा मैया ने सत्य को निर्भय कहा है। गंगा मैया ने सत्य को निर्भय कहा है। किसका व्यापारीकरण हो रहा है। धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। आठवां प्रश्न, असली झगड़ा किसके बारे में है। असली झगड़ा कुर्सी के बारे में है। मनुष्य के कुकर्मों पर कौन हंसने लगे हैं। मनुष्य के कुकर्मों पर पशु पक्षी हंसने लगे हैं। प्रकृति में रहने वाले पशु पक्षी हंसने लगे हैं। गंगा मैया ने किसे सर्वशक्तिमान कहा है। गंगा मैया ने प्रकृति को सर्वशक्तिमान कहा है। पुनरुत्थान की किरणें कब फूटती है। पतन की जब पराकाष्ठता होती है तब पुनरुत्थान की किरणें फूटती है। अब 3 मार्क्स के प्रश्न है। प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया ने क्या कहा है। देखिए, जो अभी मैं इसके आंसर जो बता रही हूँ, इवैल्यूएशन के लिए जब हम जाते हैं ना, वहाँ के की आंसर की ही आंसर है। ठीक है, प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया का आंसर, गंगा मैया का क्या तात्पर्य है। जब लेखक गंगा मैया से प्रश्न करते कि आप में भी तो प्रदूषण प्रवेश कर रहा है और आप में वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाता है, तब गंगा माता अपने इन प्रश्नों के उत्तर देने लगी और ऐसे कहने लगी कि तुम उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी हो। क्योंकि गंगा मैया कहती कि वत्स, देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया है तो मैं कैसे बच सकती हूँ।
3 मार्क्स के लिए इतना काफी है। दूसरा प्रश्न, गंगा मैया समाज में कौन कौन सी समस्याएं बढ़ रही है? समाज में महंगाई, रिश्वतखोरी, पाशविकता बढ़ रही है और धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। और नगर पालिका के स्कूल की कक्षा एक के छात्र जिस तरह से लड़ते हैं, वैसे राजनीति के नेता भी तो आपस में लड़ते हैं। ये लिखना है। गंगा मैया का कुर्सी से क्या अभिप्राय है? गंगा मैया के अनुसार अस्थि झगड़ा कुर्सी के बारे में गंगा मैया का अभिप्राय यह है कि कुर्सी का मतलब शक्ति, बाजार में मिलने वाली कुर्सी नहीं है। कुर्सी यानी शक्ति। शक्ति का अर्थ है धन, दौलत, मान, मर्यादा, सम्मान, कीर्ति, ये सब है। एक बार उसका स्वाद जबान पर चढ़ा जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। अधिकार छीन जाने पर व्यक्ति ऐसे भटकता है कि जैसे लैला के पीछे मजनू लगा लगा यानी निरंतर घूमता था। ये 3 ही प्रश्न है। अब संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। पहला संदर्भ, वत्स देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती हूँ? तो आपको संदर्भ में क्या लिखना है? प्रस्तुत वाक्य जो है गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है। इसका लेखक है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। ये लिखना है। स्पष्टीकरण में, जब लेखक गंगा मैया के निजी सचिव से अनुमति लेकर माता का साक्षात्कार करने के लिए, माता से मिलने के लिए गए थे, तब मां मंदिर में विराजी थी। लेखक मृगशाला में के ऊपर बैठकर बहुत स्नेह भाव से प्रश्न पूछते हैं। माता जी, आप पहला उनसे पूछते हैं कि माता जी, आप में प्रदूषण प्रवेश हो रहा है। सुना है कि आप में वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाता है। तब उसके उत्तर देती हुई गंगा मैया कहती कि जो भी तुमसे यह सब कहा है वो उल्लू ही नहीं, उल्लू की आस्थावान शिष्य भी है। इस संदर्भ में उपरोक्त वाक्य का स्पष्टीकरण हो। तब वो कहती कि वत्स देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया है तो मैं कैसे बच सकती हूँ? इस तरह से लिखना है। इसके बाद विशेष आएगा। विशेष में आपको ये लिखना है कि भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी है। कड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। संवाद शैली का उपयोग किया है। मुसीबतें नामक संग्रह से लिया गया है और आजकल की ज्वलंत समस्याओं पर प्रकाश डालना है। विशेष लिखना जरूरी है। तीसरा संदर्भ, बेटा शब्दकोश में उसका नाम शेष है, उपदेशकों के प्रयोग में भी तो आ रहा है। इसके लिए संदर्भ ऐसे आता है कि आपको संदर्भ में क्या लिखना है कि गंगा मैया से प्रस्तुत वाक्य जो है गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है। इसके लेखक है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी। उसके बाद स्पष्टीकरण में, जब लेखक चरित्र के बारे में बता रहे हैं तब गंगा माता कहती कि बेटा मेरा वो अंग ही हित होता है। हाल ही में वो क्या हो गया, हाल ही में वो अतीत का वस्तु बना हुआ है। एक दिन मेरे पास आया था, बहुत दुखी था। मैंने उसे बहुत ज्यादा हिम्मत दी, लेकिन उसके आंखों से आंसू बहना कम ही नहीं हो रहा था। तब चरित्र भैया का कहते, मतलब चरित्र भैया कहा है इस तरह से पूछने के बाद, तब गंगा माता उपरोक्त वाक्यों को कहती, वो तो आजकल मनुष्य के अंदर नहीं है, वो तो क्या है, सिर्फ आपको शब्दकोश में देखने को मिलता है। उपदेशकों के कभी कभी उसके प्रयोग में आ रहा है। इस तरह से प्रस्तुत वाक्य स्पष्टीकरण हुआ है। तीसरा संदर्भ, सेवा ही परमो धर्म है के स्थान पर लोग मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। इसमें भी तो ऐसे ही आएगा कि संदर्भ में आपको गंगामय प्रसिद्ध वाक्य जो है गंगामय से साक्षात्कार प्रश्न पाठ से लिया गया है। इसके लेखक है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। संदर्भ स्पष्टीकरण में ऐसा लिखना है, जब लेखक ने प्रश्न किया कि गंगा मैया से प्रश्न किया कि चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया, तब गंगा मैया उत्तर देने लगी कि सेवा करने से चरित्र बनता है। सेवा रानी को भी मारकर लोगों ने मतलब कहाँ भगा दिया, अब तो सब मेवा बटोर में लग गया है। तब गंगा मैया कहती कि अब सेवा ही परम धर्म के स्थान पर लोग मेवा ही परम धर्म कहने लगे। इस वक्त इस वाक्य का स्पष्टीकरण हुआ। विशेष में क्या आएगा, भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी है। खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। आजकल की ज्वलंत समस्याओं पर प्रकाश डाला हुआ है। मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है। फोर्थ वन, एक बार जब जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। इसमें भी ऐसे ही आएगा। संदर्भ में आपको प्रस्तुत वाक्य जो है गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है। इसके लेखक है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी। और उसके बाद स्पष्टीकरण में आपको लिखना है, गंगा मैया लेखक को समझाते हुए कहती कि आजकल इतना झगड़ा हो रहा है कि इसका कारण क्या है। इसके कुर्सी के लिए आजकल जो जितना झगड़ा हो रहा है वो कुर्सी के कारण ही हो रहे हैं। कुर्सी से मतलब है शक्ति, शक्ति का अर्थ है वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि।
इस संदर्भ में गंगा मैया ने लेखक से उपरोक्त वाक्यों को स्पष्टीकरण किया है, मतलब उपरोक्त वाक्य कहा है। इसमें भी तो भाषा सरल सहज प्रवाहमय विशेष में आएगा और कड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया हुआ है। आजकल की ज्वलंत समस्याओं के प्रति लेखक ने प्रकाश डालने की कोशिश की है। प्रस्तुत जो व्यंग्य रचना जो है मुसीबत है नामक ग्रंथ से संग्रह से लिया गया है। ये लिखना जरूरी है, विशेष लिखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। 5वां संदर्भ है पतन के जब पराकाष्ठता होती है तब पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। इसमें भी तो संदर्भ में क्या आएगा, प्रस्तुत वाक्य जो है गंगा मैया से साक्षात्कार से लिया गया है। इसके लेखक है डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। स्पष्टीकरण में लेखक जब गंगा मैया से अंतिम प्रश्न पूछते हैं कि अंतिम प्रश्न पूछते हैं कि भविष्य में क्या संभव है क्या, इस तरह से पूछने के बाद गंगा मैया उसके उत्तर देती हुई कहती कि क्या प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ये पहले नहीं हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। जब प्रकृति को लगने लगता है कि पतन की जब पराकाष्ठता होती है तब पुनरुत्थान की किरणें फूटती है। इस संदर्भ में इस वाक्य का स्पष्टीकरण हुआ है। ये हो गई। अब वाक्य शुद्धि कीजिए। हाँ। मैंने जाकर माँ की चरण छुए। क्या होना है, मैंने जाकर माँ के चरण छुआ। वह एक दिन मेरे पास आया था, वह एक दिन मेरे पास आया था। उसे किसी की डर नहीं है, उसे किसी का डर नहीं है। पार्श्विकता बढ़ता चला जा रहा है, पार्श्विकता बढ़ती चली जा रही है। मैंने कभी भेदभाव नहीं की, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। देखिए, डैश करने से चरित्र बनता है, सेवा करने से चरित्र बनता है। चेहरे पर डैश थी, चेहरे पर उदासी थी। उस दिन दक्षिण की डैश बहन मिली थी, उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। डैश तो बाजार में खूब उपलब्ध है, कुर्सियां तो बाजार में खूब उपलब्ध है। निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए। देखिए, इस वाक्य को वर्तमान काल में बदलना है। सेवा करने से चरित्र बनता था, सेवा करने से चरित्र बनता है। इस वाक्य को भविष्य काल में बदलिए। दल से दल लड़ता है, दल से दल लड़ेगा या दल से दल लड़ने वाला है। इस वाक्य को भूतकाल में बदलिए। असली झगड़ा कुर्सी का है, असली झगड़ा कुर्सी का था। नेक्स्ट, अन्य लिंग रूप लिखे। सचिव सचिवा, वत्स वत्सा, शिष्य शिष्या, उपदेशक उपदेशिका, राज्यपाल। राज्यपाल क्या है, राज्यपाल ही रहता है। देखिए, सचिव ये सब जो है ना कई बार रिपीट हुआ है। सचिव सचिवा, वत्स वत्सा, शिष्य शिष्या, उपदेशक उपदेशिका, राज्यपाल राज्यपाल। राज्यपाल ही रहता है, कोई भी पोस्ट वो चेंज नहीं होता, राज्यपाल ही रहता है। विलोम शब्द पवित्र अपवित्र, सस्ता महंगा, ज्ञान अज्ञान, दुख सुख, उत्थान पतन। उत्थान मतलब उदय, पतन पतन आता है। निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण कीजिए। मान, इस एग्जाम में आपको इस तरह से पूछा जाता है। मान उपसर्ग का मतलब है किसी शब्द या शब्द के पीछे किसी अक्षर या शब्द जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर जाए उसे उपसर्ग कहते हैं। मान क्या है, अपमान अभिमान अनुमान अवमान, इस तरह से आपको नए शब्द का निर्माण करना है। मान अभिमान अनुमान अपमान अवमान। दूषण प्रदूषण, भय अभय निर्भय, पुत्र सुपुत्र कुपुत्र। सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र, कुपुत्र यानी बुरा पुत्र। कीर्ति सुकीर्ति अपकीर्ति, कर्म कुकर्म सुकर्म। ये हो गई गंगा मैया से साक्षात्कार। धन्यवाद।